मीडिया बंधुओं, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस खास मकसद से बुलाई गई है उसके बारे में मैं अपनी बात रखूं, लेकिन इससे पहले मैं अपनी पार्टी की ओर से पूरे देशवासियों व खासकर उत्तर प्रदेश की जनता व वीर जवानों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अथक मेहनत व मानवता के प्रति उनके जबरदस्त सूझबूझ एवं देश हित की धर्मनिरपेक्ष सोच के फलस्वरूप बना संविधान आज के दिन से ही देश में लागू हुआ था और यही पवित्र संविधान ही देश की समूची आम जनता की असली विरासत, प्रेरणा व शक्ति भी है। और इतना ही नहीं बल्कि हर वर्ष यही वह दिन होता है जब केंद्र व राज्यों की सरकारों को ये आंकलन करना चाहिए कि देश के संविधान के अनुरूप मानवीय उद्देश्यों को हासिल करने में इन्होंने कितनी सफलता प्राप्त की है, देश में कितनी गरीबी व बेरोजगारी दूर हुई है तथा सामाजिक न्याय व आर्थिक समानता के क्षेत्र में देश ने कितना ठोस व संतोषजनक काम किया है, जिसका सही आंकलन करके ही अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ की जनता को अपना वोट करना चाहिए। ऐसी मेरी जनता से पुरजोर आज ये अपील भी है। और अब मैं मुख्य मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जब भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी सत्ता में आई है तो तब बीएसपी की सरकार ने यहाँ हर स्तर पर बिना राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत द्वेष की भावना से ही कार्य किया है और खासकर प्रदेश की कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में हमारी पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में कभी भी यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक व सांप्रदायिक तत्वों आदि से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। और इस मामले में मेरी सरकार के दौरान यदि हमारी पार्टी के लोगों ने भी सपा के लोगों की तरह ही कानून को अपने हाथों में लेकर कुछ भी गलत कार्य करने की कोशिश की है तो फिर उन्हें बिना कोई देरी किए हुए ही पार्टी से निकालने के साथ साथ उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी की है तथा उनको जेल तक भी भिजवाया गया है। ये सब जानकारी आप लोगों को भी है और अब सरकार बनने पर आगे भी इसी किस्म की शक्ति बरती जाएगी ताकि मेरी सरकार के समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कुछ भी आंच न आ सके। इसके साथ साथ मैंने अपनी सरकार के समय में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के अभियान के दौरान यहाँ शातिर अपराधियों की बुरी संगत में पड़े लोगों को भी सुधारने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ ही मेरी रही सरकार ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि यदि किसी भी समाज व किसी भी धर्म के प्रभावशाली व्यक्ति को, मैं इस बात को फिर रिपीट करती हूँ, इसके साथ ही मेरी रही सरकार ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि यदि किसी भी समाज व किसी भी धर्म के प्रभावशाली व्यक्ति को उसके किसी विरोधी द्वारा किसी भी द्वेष की भावना से उस पर जबरदस्ती फर्जी अपराध के गंभीर आरोप लगाकर उसे जेल की सलाखों में भिजवा दिया है तो फिर इस किस्म के षड्यंत्र के तहत फर्जी फंसाए गए लोगों के साथ मेरी सरकार ने कभी भी कोई अन्याय नहीं होने दिया। अर्थात
उनके बारे में सही तथ्यों की जांच पड़ताल करा के उन्हें इंसाफ दिलाने की भी पूरी कोशिश की है और साथ ही उनकी हिफाजत भी की है। इसके साथ साथ ऐसे लोगों के पार्टी में आने पर फिर हमने उन्हें हर स्तर पर उनकी कार्य क्षमता व उनके अपने खुद के समाज में उनके अपनी पकड़ के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से अहमियत भी दी है। और इस बात का खास उदाहरण अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की है, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए ही कुछ वर्ष पहले इनको बीएसपी में भी शामिल कराया गया था और उस दौरान इन्होंने अर्थात मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे। ये भी आप लोगों को जानकारी है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में खासकर टिकट देने के मामले में बीजेपी द्वारा अल्पसंख्यक समाज की घोर उपेक्षा किए जाने से भी इनकी धर्मनिरपेक्ष विरोधी मानसिकता होने की भी छवि साफ झलकती है। इनकी इस किस्म की मानसिकता को देखते हुए यहाँ मेरा ये भी कहना है कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश में दलितों को राजनीति में आरक्षण नहीं दिया होता तो फिर ये बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टी इसी प्रकार से इन वर्गों की भी राजनीति में जरूर उपेक्षा करती, अर्थात अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तरह ही इनको भी टिकट नहीं देती। और इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बारे में फिर से मैं ये बात दोहराना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस अवधि में इन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अभी तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिस पर पर्दा डालने के लिए फिर इनको बिना पूरी तैयारी के ही नोटबंदी का भी फैसला लेना पड़ा है, जिसकी वजह से जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पाई है। अर्थात इनकी इन सब कमियों व विफलताओं की वजह से अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता में इस पार्टी व इनकी सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है। और अब इनको खासकर उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए उनको एडवांस में लग रहा कि उनकी हार होने वाली है, तो अब इनको खासकर उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए किस्म किस्म की बेहूदी बातें करने के साथ ही धर्म का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव का नतीजा आने से पहले ही अपनी हार भी स्वीकार कर ली है और यही मुख्य कारण है कि अब इनको फिर से चुनाव में राम मंदिर के निर्माण के नाम पर व इसकी आड़ में धर्म का भी सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि इस मामले में ये बात सर्वविदित है कि ये विवादित मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी तक भी लंबित पड़ा है और इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आने से पहले या इसके लिए अभी कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकता है, अर्थात यह राम मंदिर निर्माण का किसी भी कीमत पर ये कार्य शुरू नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी बीजेपी के नेताओं द्वारा राम मंदिर के निर्माण की बात जबरदस्ती सरकार बनाने से जोड़कर यहाँ की जनता को गुमराह करना व बेवकूफ बनाना नहीं है या मूर्ख बनाना नहीं है तो और क्या है। अर्थात जनता अब इनके इन सब हथकंडों के बहकावे में कतई भी आने वाली नहीं है। ऐसा मुझे प्रदेश की जनता पर ये पूरा भरोसा भी है, लेकिन ऐसा बयान देकर बीजेपी व इनके उत्तर प्रदेश
स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अवहेलना की है। इसलिए इनके विरुद्ध मुख्य चुनाव आयोग को जरूर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा हमारी पार्टी का भी अनुरोध है। इसी प्रकार इस चुनाव में सपा का भी काफी बुरा हाल है, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। इसी प्रकार इस चुनाव में सपा का भी काफी बुरा हाल है और इसका सही अंदाजा, आप लोग मेरी बात सुनो पहले, बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार इस चुनाव में सपा का भी काफी बुरा हाल है और इसका सही अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में हो रहा है। ये आप लोगों को मालूम है कि पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में हो रहा है, लेकिन ये सब जानते हुए भी इस पार्टी के नए बने मुखिया ने अपना चुनावी अभियान सुल्तानपुर जिले से शुरू किया है, जहां चुनाव 5वें चरण में होने वाला है। इससे भी आप लोग इस पार्टी की खराब स्थिति को भी अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं मुख्तार अंसारी के परिवार को, मुख्तार अंसारी तो अभी जेल में है, लेकिन इनके जो भाई हैं, इनके लड़के हैं या इनके जो नज़दीकी लोग हैं, इनके जो परिवार के लोग हैं, इनके परिवार को एवं इनके अनुयायियों एवं समर्थकों को भी आज बीएसपी में मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इनके साथ साथ यानी कि अंसारी परिवार के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के 7 अक्टूबर सन 2004 से लेकर 4 जनवरी सन 2014 तक लगभग 9 वर्ष 3 महीने तक जज रहे मान्य श्री सबाजीत यादव व इनके अन्य साथियों को भी आज बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। ये आपके सामने खड़े हुए हैं और इन्होंने पहले प्रैक्टिस भी की है और बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत अच्छे जज रहे हैं। पहले वकील थे, लगभग 9 साल तक ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे हैं और इनको आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो इनको मैं यानी कि श्री सबाजीत यादव को, जो अब रिटायर हो चुके हैं, और इनके साथियों को आज मैं बीएसपी में शामिल कर रही हूँ और अर्थात इन सब का मैं अब मैं बीएसपी में आने का स्वागत भी कर रही हूँ। और अंत में अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।